हिंदी विषय के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ रहे हैं आलोचक नामवर सिंह द्वारा रचित निबंध संस्कृति एवं सौंदर्य भाग 3। इससे पूर्व इसकी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। अभी तक यदि आपने वो नहीं देखे हैं, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो फर्स्ट जहाँ से निबंध हमने शुरू किया था वो भला भाग देखिए, फिर दूसरा भाग देखिए और फिर तीसरा भाग देखिए, ताकि क्रमबद्ध रूप से आपको समझ में आए। साथ ही साथ पिछले दोनों भागों में हमने वह प्रश्न भी देखे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं, अतः उन प्रश्नों को भी साथ ही साथ हम देखते चलेंगे। कल की कक्षा में हमने पढ़ा कि डॉक्टर अब तक की, मैं कल की नहीं, दोनों कक्षाओं को मिला के एक छोटी सी भूमिका मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, फिर निबंध को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि नामवर सिंह ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है अशोक के फूल, उससे उदाहरण लेते हुए ये समझाने का प्रयास किया है कि आर्य संस्कृति में सब कुछ अपना ही नहीं है, विशुद्ध ही नहीं है, बल्कि अन्य संस्कृतियों से भी बहुत कुछ हमने ग्रहण किया है। और वर्तमान जो रूप हमारी संस्कृति का है वो बहुत से ग्रहण और त्याग का परिणाम है। लेकिन इस बात को जो आर्य संस्कृति के जो कट्टर समर्थक हैं, उन्हें लगता है कि ये तो सब कुछ ईश्वर ने उन्हें ही प्रदान किया था, उन्होंने अन्य किसी जाति से, अन्य किसी संस्कृति से कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इसी से संबंधित दिनकर जी के विचार, अज्ञे जी के विचार और जयशंकर प्रसाद ने क्या क्या कहा, वह सब निबंध के पिछले दोनों भागों में हमने देख लिया है। आज निबंध का तीसरा भाग पढ़ेंगे। कल थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, बच्चे शोर मचा रहे थे। देखिए लॉकडाउन का समय है तो बच्चे भी घर पे खेलते रहते हैं अब, लेकिन इसलिए वीडियो बनाना तो कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि परीक्षा का जो सिलेबस है वो बहुत लार्ज है और क्रमबद्ध रूप से परीक्षा को पास करने के लिए क्रमबद्ध अध्ययन भी आवश्यक है और निरंतर अध्ययन भी आवश्यक है। जो मैं आपसे बात कहती हूँ निरंतर अध्ययन करने की, तो वो पहले मेरे ऊपर भी तो लागू होनी चाहिए। मैं भी तो क्रमबद्ध रूप से आपको पढ़ाऊँ, तभी तो आप पढ़ पाएंगे क्रमबद्ध रूप से। तो इसीलिए जो कल जहाँ समाप्त किया था, आज वहीं से हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्यवेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की थी। 5वां वेद किसे माना जाता है? नाट्यवेद को। अगर आर्यों के वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है इस कथा की जरूरत ना हुई होती। यानी कि ये वाली जो बात है 5वां वेद है नाटक, इसका हमारी संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, ये बाद में आर्य संस्कृति से संबंधित नहीं है, बाद में जोड़ा गया। क्योंकि यदि ये हमारी संस्कृति से संबंधित होता तो इस कथा की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ब्रह्मा ने इसको कहा है, वो तो फिर स्वतः ही स्पष्ट होता। अगर आर्यों के वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है कि इस कथा की जरूरत ना हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाए जाते थे, उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। नाटक पहले केवल रंगमंच पे या वैसे नुक्कड़ नाटक या मतलब चौपाल के उस पे ही अभिनय किए जाते थे। भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है, यानी इसको आर्यों ने संशोधित करके इसे बढ़ाया। आर्यतर अवदान के सूची में यदि भक्ति उपजी द्राविड़ी और अभीरों की जगह यहाँ होना चाहिए अहीरों। अहीरों के आराध्य देव बालकृष्ण तथा राधा देवी को जोड़ लें तो हमारी परंपरा में सुंदर माने जाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आर्यतर ना हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भक्ति काल के अंतर्गत इसको विस्तार से मैंने आपको समझाया था। रामानंद की पंक्ति है, ये पंक्तियां प्रसिद्ध है कि भक्ति उपजी द्राविड़ी, यानी द्रविड़ संस्कृति के अंतर्गत दक्षिण में भक्ति का उदय हुआ। भक्ति उपजी द्राविड़ी लाए रामानंद और उसको उत्तर भारत में प्रसारित किया रामानंद जी ने। ये सब हम हिंदी साहित्य की पुस्तक जो पूरी कंप्लीट हमने पढ़ी है उसके भक्ति काल के अंतर्गत हम देख चुके हैं इसको विस्तार से। तो उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि वो भक्ति भी कहाँ की थी? द्रविड़ों की संस्कृति थी भक्ति की, और उसको जो भक्ति वर्तमान में प्रचलित है। ठीक है, भक्ति कौन सी थी? कि आराध्य देव बालकृष्ण या राधा देवी। तो ये सारी चीजें जो भी भक्ति की है तो ये भी तो आर्यतर संस्कृति हुई ना, क्योंकि ये तो द्रविड़ से आई हुई है। तो कहते हैं कि अगर ऐसा सब चीजों को हम अगर इस तरीके से मान लेंगे ना, अहीरों के आराध्य देव इनको जोड़ लें तो हमारी परंपरा में सुंदर माने जाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आर्यतर न हो। अगर इसको यानी सत्य के लिए जागृत करना चाहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, या
के निबंध के माध्यम से नामवर सिंह के हमें व्यर्थ के उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ही संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। विभिन्न उदाहरणों द्वारा वह ये स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं। एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं कि क्या क्या सुंदर है। अंतर केवल यह है कि प्रसाद जिसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे ही विभिन्न आर्यतर जातियों का अवदान मानते हैं। जयशंकर प्रसाद भी वही बात कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी वही बात कहते हैं, लेकिन भक्ति काल को लेकर थोड़ा सा अंतर है। जयशंकर प्रसाद मानते हैं कि आर्यों की ही एक समूह में ये विशेषताएं थी, और जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि आर्यों के समूह में विशेषताएं नहीं थी, जो अलग तरीके की जो विशेषताएं संस्कृति में आई है वो आर्यतर यानी अन्य जातियों से आई हैं। फिर भी एक बात उभयत्र समानता है, यानी दोनों में समान है, प्रसाद में और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में, कि हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचारित मिथक से भिन्न है। कितनी बड़ी बात है, यहाँ सीधा सीधा वो संस्कृति पे आघात करते हैं कि ये बात दोनों मानते हैं कि हमारी संस्कृति में जो भी सुंदर है वो आर्यों का नहीं है, आर्यों से इतर है। इस मिथ की आर्य से इतनी चिढ़ इसलिए है कि इसकी ध्वजाधारियों को सुंदर से परहेज है। क्यों चिढ़ते हैं दोनों विद्वान इससे? क्यों? क्योंकि जो इसके ध्वजाधारी हैं, यानी जो बनते हैं ना समाज के रक्षक जो बनते हैं, उनको सुंदर से परहेज है, सुंदरता से परहेज है। वो इसलिए इस बात को वो स्वीकार नहीं करते। जैसा कि प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में स्पष्ट लिखा है कि आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। भारतीय के कट्टरपंथी लोग क्या आदर्श की बात करते हैं, ये आनंद को जीवन का अंग मानते ही नहीं है। आदर्श पे चलो, मोक्ष की प्राप्ति और केवल मोक्ष की प्राप्ति और ये सारी चीजें थी, वो आनंद को जीवन की आवश्यक वस्तु समझते ही नहीं है। और अगर वो उसको सम्मिलित कर लेंगे तो फिर उनको, अगर ये मान लेंगे कि आर्यतर भी चीजें इस संस्कृति में है, तो फिर उनको आनंदवाद को स्वीकार करना पड़ेगा और फिर उनका क्या होगा, आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाएगा, बड़ी बड़ी बातें वो नहीं बोल पाएंगे। इसलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है। ज्ञान से व अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। ये जीवन का, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, व्यक्ति की जिजीप्सा। और यही प्रसाद भी कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का मूल मंत्र क्या है, आनंद की खोज। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जनरव फैलाया है, वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। इसलिए नैतिकतावादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा के अंतर आर्यतर तत्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया, एक की परंपरा और दूसरे की प्रति परंपरा दो दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है, थोते नैतिकतावाद के विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा। सुंदर को ही लेकर यह सारा विवाद इसलिए है कि जैसा कि प्रसाद ने कहा, संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। जैसा कि हमारी निबंध का ही शीर्षक है, संस्कृति और सौंदर्य। तो अब कहते हैं क्योंकि थोती नैतिकता से देखिए काम नहीं चलता, संस्कृति सौंदर्य बोध की विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं, ठीक है, तो यह पंक्तियां प्रसाद की हैं। प्रसाद ने अपने निबंध में ये चीज कही है कि संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। सुंदरता, सुंदर सुंदर चीजें ही तो हम अपनी संस्कृति में ग्रहण करते हैं। सुंदर से मतलब अच्छी सकारात्मक चीजें, और क्या है वही उसी की तो प्रयास करते हैं। जो बेकार है, जो नकारात्मक है, उसे हमें अपनी संस्कृति से दूर कर लेना चाहिए और सौंदर्य यानी सुंदर अच्छी सकारात्मक वस्तुओं को ग्रहण कर लेना चाहिए, और यही इसकी मौलिक चेष्टा है। यह आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नारी सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। भारतीय संस्कृति के ये जो है ना, जो कट्टरपंथी लोग, ये क्या करते हैं, प्रकृति के सौंदर्य को तो उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है, उससे तो मुंह नहीं मोड़ सकते क्योंकि वो ईश्वर ने बनाया, लेकिन नारी के सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। तो क्या नारी को ईश्वर ने नहीं बनाया? उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोक मंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे स्वयं विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है। छायावादियों की
कौन कहे स्वयं विद्यापति के लिए, लेकिन छाया, सॉरी ये थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो रहा है, इसको ध्यान से दोबारा देखते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोक मंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे स्वयं विद्यापति और सूर्य जैसे भक्त कवियों का नारी सौंदर्य भी ग्राह्य नहीं है। देखिए, यानी शुक्ल जी का जो लोकमंगल काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था निबंध, इसीलिए आपको पहले पढ़ाया था क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये महत्वपूर्ण निबंध है, विभिन्न जगह इनके संदर्भ उपयोग किए जाते हैं। तो शुक्ल जी ने लोकमंगल में प्रकृति के सौंदर्य को तो महत्व दिया, लेकिन विद्यापति को भी उन्होंने जगह नहीं दी, और सूर्य जैसे भक्त कवियों का नारी सौंदर्य भी उनको ग्राह्य नहीं है। छायावादियों की तो कौन कहे, यानी जयशंकर प्रसाद और निराला को तो वो क्या स्वीकार करते, वो तो विद्यापति और सूर्य जैसे जो भक्त कवि हैं उनके द्वारा भी जो नारी सौंदर्य का वर्णन किया गया है उसको स्वीकार नहीं करते, नहीं कर सकते। और जैसा कि हमने देखी शुक्ल जी से ने तो विद्यापति के जब लोगों ने विद्यापति को भक्त कवि कहा, इस पे भी शुक्ल जी ने अपना मत स्पष्ट किया, और उन्होंने क्या पंक्ति कही, एक व्यंग्य किया था, आध्यात्मिकता के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। ये व्यंग्य किया था, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिए। और देखिए इस एक निबंध से कितने सारे विद्वानों के विचार हमें जानने को मिल रहे हैं। बस करना क्या है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आनंद और माधुर्य को लोकमंगल की सिद्धावस्था का गौरवपूर्ण पद देकर उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कंटक कर लिया, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य से बाधा पहुंचने की आशंका है। आनंद और माधुर्य को लोकमंगल की सिद्धावस्था का गौरव पद, यानी लोकमंगल की अगर आप लोकमंगल पूर्वक कार्य करेंगे, लोकमंगल का विधान करेंगे, तो जब आप सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे तो आनंद और माधुर्य प्राप्त होगा। लेकिन साधनावस्था का मार्ग निष्कपट कर लिया है, यानी साधन के रूप में वो आनंद और माधुर्य को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि जब आप सिद्ध हो जाओगे, ठीक है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, तब आपको आनंद और माधुर्य मिलेगा, लेकिन साधना की अवस्था में नहीं मिलेगा। इसलिए निष्कंटक कर लिया उन्होंने साधनावस्था का मार्ग, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य से बाधा पहुंचने की आशंका रहती है। ठीक है, तो ये हो गया शुक्ल जी का मत और नामवर सिंह जी का मत शुक्ल के काव्य के विषय में। लेकिन अब इसको आप अपने स्तर पे देखिए, वर्तमान में प्रासंगिक देखिए, हम सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब शुक्ल जी को अगर सरल शब्दों में मैं समझाऊं, इस कथन का तात्पर्य आपको नहीं समझ में आया तो देखिए, यदि आप अभी परीक्षा की तैयारी में आनंद और माधुर्य प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो शुक्ल जी का मानना है कि आपकी मार्ग में कंटक हो सकते हैं ना, कष्ट हो सकते हैं आपको। इसलिए उन्होंने कहा कि जब सिद्ध हो जाओगे, यानी मान लीजिए परीक्षा पास कर लोगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाओगे फाइनली, तभी आपको आनंद मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है अगर जो हम पढ़ रहे हैं। अब वर्तमान में हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य विद्वान क्या समझते हैं कि मार्ग को भी आनंदपूर्ण बनाइए ना, लक्ष्य तक का जो मार्ग है उसको भी आनंदपूर्ण बनाइए, उसमें भी आनंद आना चाहिए। हम शुक्ल के बेहतरीन निबंध पढ़ रहे हैं, हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के बेहतरीन निबंध पढ़ रहे हैं, हम आलोचक नामवर सिंह की महत्वपूर्ण निबंध पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी हिंदी साहित्य की कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, सब कुछ हमारे सिलेबस में। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं हम, क्या करते हैं अधिकतर लोग हम में से, मैडम शॉर्ट में बता दो, 5 मिनट का वीडियो यार 5 मिनट वाला देख लेते हैं, और ये तो मैडम पता नहीं क्या 30 मिनट तक पढ़ाती रहती हैं, इस वाले को छोड़ देते हैं। यही करते हैं ना गलती, और क्या होता है, आनंद नहीं लेते, शॉर्ट में करके छोड़ देते हैं, और फिर क्या होता है, परीक्षा में हॉल में इधर उधर ताकते हैं क्योंकि प्रश्नों के उत्तर आते ही नहीं है, क्योंकि हम तो शॉर्ट में पढ़ के आए हैं फटाफट। तो करना क्या है, आनंद लेना है, इस जर्नी को इतना खूबसूरत बना देना है कि हमें मतलब ऐसा नहीं लगे कि हम खाना पीना छोड़ के और परीक्षा में लग पड़े। फिर क्या होगा, परीक्षा वाले दिन तक वैसे ही तबीयत खराब हो जानी है, वैसे भी कुछ नहीं कर पाने, खाना पीना छोड़ दिया, किसी से बोल नहीं रहे, चाल नहीं रहे, बस अपनी किताबों में लगे हुए हैं और घुन पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, और फिर भी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। ये ना करते हुए ये भी तो किया जा सकता है कि आनंद लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, हिंदी साहित्य को
इससे प्रेम कीजिए, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिए कि विद्वानों ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। अब इस निबंध को अगर ढंग से पढ़ लेना तो इतनी सारे ज्ञान का विस्तार हो जाएगा कि परीक्षा में जो स्थापना और तर्क वाले प्रश्न आते हैं ना, वो इन्हीं निबंधों में से कहीं ना कहीं से लिए होते हैं, लेकिन क्योंकि हम शॉर्ट में तैयारी करके गए तो हमें वो आते नहीं है। स्थापना और तर्क वाले प्रश्न क्या कहीं से उठाकर थोड़ी ना दे देता, वो परीक्षक है, वो भी किसी बुक में से पढ़ के ही पेपर बनाता है, अन्यत्र कहीं से तो बना नहीं लेता, ठीक है। अब आप ये निबंधों का लगभग सभी निबंध हमारे पूरे हो गए। शुक्ल जी का एक कविता क्या है निबंध बचा है, वो भी आपके समक्ष में शीघ्र ही प्रस्तुत कर दूंगी। तो उसके बाद मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, स्थापना और तर्क की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे अलग से, जहाँ सिर्फ 2004 से अब तक की परीक्षाओं में आए हुए स्थापना और तर्क वाले प्रश्नों का संकलन है। आप उनको जाइए, ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको इसीलिए स्थापना और तर्क वाले प्रश्न कठिन लगते हैं, क्योंकि जो परीक्षा के सिलेबस में निबंध लगे हुए हैं उनको आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है। इनको आप सही तरीके से पढ़ लेंगे ना तो वो आपको थोड़े आसान लगेंगे। आइए आगे देखते हैं। संभवतः ऐसे ही पूर्व ग्रह का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही प्राचीन भारत का कला विलास नामक पुस्तक लिखी। अपनी साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पर ही, यानी जब उन्होंने साहित्य साधना प्रारंभ की थी, लिखना प्रारंभ किया था, तभी 1940 में उन्होंने प्राचीन भारत का कला विलास नामक पुस्तक भी लिखी, जो आगे चलकर परिवर्तित रूप में प्राचीन भारत के कलात्मक विरोध नाम से छपी। प्राचीन भारत में प्रचलित कलाओं के लगभग 100 संदर्भों का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करने से पहले कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने आरंभ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा कि विलासता और कलात्मक विलासता एक ही वस्तु नहीं है। थोथी विलासता में केवल भूख रहती है, नंगी भुभुक्षा पर कलात्मक विलासता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। सो कलात्मक विलास किसी जाति के भाग्य में सदा सर्वदा नहीं जुड़ता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग चाहिए और भोग का सामर्थ्य चाहिए, और सबसे बढ़कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सौंदर्य और सुकुमारता की रक्षा कर सके। परंतु इतना ही काफी नहीं है, उस जाति में जीवन के प्रति ऐसी एक दृष्टि सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वह पशु सुलभ इंद्रिय वृत्ति को और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुखों का कारण न समझने में प्रवीण हो चुकी है। उस जाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा बड़ी और उदार होनी चाहिए। उसमें एक ऐसा कौलीन्य गर्व होना चाहिए जो आत्ममर्यादा को समस्त दुनिया की सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझता हो और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त न कर सकता हो। जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानती, वह विलासी भले ही हो पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं बदा होता। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है कला और काव्य वाले निबंध में, कि केवल भूख, केवल विलास ही विलास जीवन का उद्देश्य नहीं, कलात्मक विलास हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए उदात्त की भावना होना आवश्यक है। ऊपर क्या क्या गुण होने चाहिए वो मैंने आपको पढ़ के समझा दिए। आगे देखते हैं। संक्षेप में उस सौंदर्य बोध की संस्कृति है जिसका अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म विवरण कलात्मक विनोद के बाद के पृष्ठों पे मिलता है, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा जैसी सृजनात्मक कृतियों में उन प्रसंगों में जहां नारी सौंदर्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है तथा नृत्य कला के प्रदर्शन के अवसर अक्सर उपस्थित होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के इस सौंदर्य बोध में सर्वथा शास्त्रीय प्रत्यभिज्ञान ही नहीं बल्कि उसमें एक सजग इंद्रिय संवेदन की प्रत्याग्रता भी है। रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चारुता, लालित्य, लावण्य आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदन हिंदी में दुर्लभ ही है। तो ये जितने भी ग्रंथों के नाम आए ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित ग्रंथ हैं, और इनमें नारी के सौंदर्य को बहुत ही कलात्मक ढंग से व्यक्त किया गया है। उसकी सौभाग्य, सुषमा, शोभा, रूप, लावण्य सभी को बहुत ही मतलब कहें एक संयत और संस्कारित रूप में वर्णित किया गया है। इस सौंदर्य बोध को सामंती संस्कृति का पर्याय समझ लिए जाने का भ्रम ना हो, इसलिए मेघदूत एक पुरानी कहानी से पूर्व मेघ के पुष्पलावी मुखानम वाले 26वें छंद पर द्विवेदी जी की व्याख्या का एक अंश प्रस्तुत है। जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। क्योंकि जिन लोगों को बैठे ठाले बहुत सारी दौलत मिल जाती है, फिर उनके अंदर क्या होता है, कुत्सित वृत्तियां
चालू पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और जो लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं और अपने कहते हैं ना पसीना बहाकर उसका उपयोग करते हैं या उसकी रक्षा करते हैं, वो लोग संस्कारित बन पाते हैं। सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है। और जैसा कि हमने पढ़ा था सरदार पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम निबंध, तो उसमें वो अपनी प्रेयसी का कैसा चित्र खींचते हैं, काम करती हुई प्रेयसी जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आई हुई हैं परिश्रम के फलस्वरूप। ठीक है, आगे देखते हैं। सात्विक सौंदर्य ये हम पढ़ चुके। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र, जहां इसकी धारा रुद्ध हो जाती है वहां कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा के प्रच्छन्न विलासियों में यह पावनकारी तत्व नहीं है। उनके चेहरों पर सात्विक तेज और उल्लासित करने वाली दीप्ति नहीं रह गई है। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातःकाल निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वहां सवेरे सूर्योदय के साथ ही साथ तुम श्रम जलस्नात नारियों के दिव्य शोभा देख सकोगे, यानी कि परिश्रम करते हुए श्रम जल स्नात मतलब परिश्रम से करके जो जल निकलता है यानी पसीना, स्नात उससे नहाई हुई नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे हैं। प्रातःकाल कृषक बधुएं फूल चुनने के लिए इन पुष्पोद्यानों में आ जाती हैं। उस प्रदेश में इन्हें पुष्पलावी कहते हैं। पुष्पलावी अर्थात फूल चुनने वाली। ये पुष्पलावियां घर का कामकाज समाप्त करके उद्यानों में आ जाती हैं और मध्याह्न तक फूल चुनती रहती हैं। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल ग्लान उठता है, गंड स्थल से पसीने की धारा बह चलती है और इस श्वेत धारा के निरंतर संस्पर्श से उनके कानों के आभरण रूप में विराजमान नीलकमल मलिन हो उठते हैं। दिन भर की तपस्या के बाद वे इतना कमा लेती हैं कि किसी प्रकार उनका जीवन चल सके, परंतु तुमको यही सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे। उनके दीप्त मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे। उनके भूभ्रंग विलास से अपरिचित आंखों में सच्ची लज्जा के भार का दर्शन कर पाओगे। उनके उत्फुल्ल अधरों पर स्थिर भाव से विराजमान पवित्र स्मित रेखा को देखकर तुम समझ सकोगे कि शुचि स्मिता किसे कहते हैं। यानी कि ऐसी नारियां जो सुबह से लेकर शाम तक कार्य करती रहती हैं, वो कोई मेकअप नहीं करती, बाहर सौंदर्य प्रसाधन नहीं युक्त करती, उनको भूविलास, उनको भौहों का भंग विलास, यानी उनको जो होता है ना रीतिकाल की जो नायिका थी, जो क्या ना, देखिए एक इसमें बिहारी जी का महत्वपूर्ण जो है दोहा है, आपने सुना होगा, कहत नटत रीजत खिजत कहत कुछ लजियात भरे भौन में ही कर नैनन ही सो बात। भरी सभा में नायिका केवल आंखों के माध्यम से भौहों को चलाकर ही बात कर जाती है, कभी कहती है, कभी नटती है, कभी खींचती है, कभी रीझती है, इस प्रकार की। लेकिन ये जो सच्चा सौंदर्य है किनका, पुष्पलावियों का, इन लोगों को ये सारी चीजें नहीं आती, क्योंकि इनकी आंखों में तो केवल और केवल लज्जा ही विराजमान है। तो यही हमें सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे। अधरों पर क्या है, पवित्र स्मित रेखा, और जब हम इन्हें देख लेंगे तब हम जानेंगे कि शुचि स्मिता किसे कहते हैं। इस पवित्र सौंदर्य को देखकर तुम निचली पहाड़ी के उद्दाम और उन्मत्त विलास लीला को भूल जाओगे। वहां तुम संचय का विकार देखोगे, यहाँ आत्मदान का सहज रूप। कहाँ कुछ कैसे, देखिए अब बहुत से लोग दो प्रकार के उनको एक होता है प्राकृतिक सौंदर्य, दूसरा होता है बनावटी सौंदर्य। बनावटी सौंदर्य के चक्कर में जो लोग पड़ जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, केवल संचय ही संचय, भोग विलास, सब कुछ हम ही इकट्ठा कर लें, दूसरे के लिए तो कुछ नहीं बचे। लेकिन जहाँ सात्विक सौंदर्य होता है वहाँ आत्मदान का रूप सहज ही होता है। पुष्पलावियों का यह श्रम जल स्नात सौंदर्य कालिदास नहीं, द्विवेदी जी के कालिदास का सौंदर्य है। क्लासिकी परंपरा से फूटती हुई आधुनिकता, संस्कृति को भी संस्कार देने वाली एक और परंपरा है जो अनजाने ही निराला के श्याम तन भर बंधा यौवन वाली वह तोड़ती पत्थर से जुड़ जाती है। इसलिए जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन में चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था, उसने निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया था। स्वयं द्विवेदी जी ने भी शांति निकेतन के संस्मरणों में आश्रम के उस वातावरण की चर्चा की है जिसमें संगीत जीवन का अविच्छेद अंग बन गया था और छोटे छोटे से बच्चों में भी सौंदर्य निर्माण की सहज प्रेरणा काम कर रही थी। फिर भी उनके अपने सौंदर्य प्रेम का एक बहुत बड़ा स्रोत अपना लोक संसार था। यही वजह है कि जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य दृष्टि की बात उठती थी तो वे उसे सामान्य जनजीवन में उतारने की कल्पना करते थे। इस दृष्टि से विचार प्रवाह 1959 में
संकलित जनता का अंतःस्पंदन शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय। विचार प्रवाह जो है इनका निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1959 में ये लिखा हुआ है, और ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है मिलान करने वाले प्रश्नों में, तो याद रखिएगा। इस निबंध से बहुत सारे प्रश्न हमारे तैयार हो सकते हैं। निबंध इस चिंता से आरंभ होता है, कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि वंचित जनता के भीतर रसग्राही का संवेदना उत्पन्न हो, वे भी सुंदर का सम्मान करना सीखें, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखें, सुंदर को पहचानना सीखें। एक सत्ख्यातिवादी की तरह द्विवेदी जी कहते हैं कि जनता के अंतःकरण में अगर सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं तो जनता कभी भी सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती, किंतु उनका विश्वास है कि जनता के भीतर वह वस्तु स्तब्ध पड़ी हुई है, उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में वह स्पंदित नहीं हो रही है। इस उद्दीपक वस्तु को समाज में प्रतिष्ठित करना वांछनीय है। यानी कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये मानते हैं कि जनता में भी सौंदर्य की भावना है, भारत की जनता भी सौंदर्य की भावना को समझती है, लेकिन उसकी जो सौंदर्य की भावना है वो कैसी है, वो उसके हृदय में कहीं छुपी हुई है, उसको जागृत किया जाना आवश्यक है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमारे उसमें बहुत सारे भाव होते हैं, स्थायी भाव होते हैं, और जब उनको उद्दीपन मिल जाता है तो वे जागृत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये भी कह रहे हैं कि जनता के इस सौंदर्य बोध को जगाना आवश्यक है। उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में वह स्पंदित नहीं हो रही है, इस उद्दीपक वस्तु को समाज में प्रतिष्ठित करना वांछनीय है। जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वे बेखबर नहीं है। वे अनुभव करते हैं कि जिस जनता को पेट भर अन्न नहीं मिलता वह सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती, नीम के बिना इमारत नहीं उठ सकती, भूखे वजन ना हो ही गोपाला। किंतु इसके साथ ही यह भी सच है कि जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। भारत माता का सुंदर चित्र यदि स्वतंत्रता सेनानियों के मन में नहीं होता, नहीं जागता, तो वो कैसे जान पाते कि ये आज़ादी बड़ी ही आज़ादी नहीं, ये जो गुलामी है बहुत ही कुरूप है और आज़ादी बहुत ही सुंदर वस्तु है। स्पष्ट है यह दृष्टि उस विचारधारा से नितांत भिन्न है जो जनता को तत्कालिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतारने की विश्वासी है, क्योंकि वहां यह समझ निहित है कि जनता के बोध का स्तर इतना ही नीचा है जो जनता के अंतःस्पंदन से अपरिचित है। वे सारी शक्ति फौरी लड़ाइयों में भी क्षय करते हैं। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। जी तो हम अंग्रेजों के राज में भी रहे थे, लेकिन जब हमें सौंदर्य बोध हुआ तो हम जान गए कि जीना केवल काफी नहीं है बल्कि सुंदर ढंग से जीना आवश्यक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज के अनेक राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल हो रहे हैं कि उनके सामने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य नहीं है, वे सुंदर को एक अतिरिक्त या फालतू चीज समझते हैं। द्विवेदी जी भी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ वह है जो आनंदवर्धन कृत लावण्य की परिभाषा में है। वह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयवों में से कोई भी नहीं है, उनसे अतिरिक्त है और फिर भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकता। जो सौंदर्य रूप नहीं है लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता। इस शास्त्रीय परिभाषा से द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वह दृष्टव्य है। द्विवेदी जी कहते हैं जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी ना करने को भलापन समझते हैं, ये गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। द्विवेदी जी के अनुसार इस भाव से चालित जन समाज अंततः राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर कब्जा करने के प्रयास से कम पर संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना एकदम असंभव हो गया है। किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी जी सहमत नहीं जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज उसके सौंदर्य प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहते हैं। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता शीर्षक लेख में द्विवेदी जी कहते हैं कि जो मनुष्य को उसकी सहज वासना और अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है वह ठूंठ तर्कपरायण कठमुल्ला हो सकता है, आधुनिक बिल्कुल नहीं। वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है। यह तो न संभव है और ना वांछनीय। हम मशीनों के भक्त होकर रह जाएंगे अगर हम अपनी कला, संस्कृति और सौंदर्य को विकसित नहीं करेंगे। इसलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचित्री आनंदनी
वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। यह आकस्मिक नहीं कि अंतिम दिनों में वे सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे। अपने प्रिय कवि कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके वे स्वयं लालित्य शास्त्र पर ही व्यवस्थित और सांगोपांग विचार करना चाहते थे। उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की यह स्वाभाविक परिणति थी। दुर्भाग्य से उस पुस्तक के केवल 5 ही निबंध पूरे हो पाए, पर उनसे भी उनकी व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता का कुछ आभास मिल ही जाता है। उन्हें इस तथ्य का एहसास है कि भारतवर्ष में इस प्रकार के किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गई है, परंतु काव्य, शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में विविध आगमों में चरम सुंदर तत्व की महिमा बताने के बहाने इसकी चर्चा अवश्य होती रही है। इसलिए अपनी छिन्न किंतु समृद्ध परंपरा के आधार पर ही उन्होंने लालित्य चिंतन के भवन निर्माण का प्रयास किया है। इस प्रयास का पहला सूत्र है कि वे सौंदर्य को सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। लालित्य वह इसलिए है कि मानव द्वारा लालित है। सौंदर्य की इस मानववादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है, उसके अनुसार देवता नाटक ना कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया कि उसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है अनुकरण की। यही नहीं, भरत मुनि ने अपने समय में प्रचलित रूपकों में से पूर्णांग सिर्फ नाटक और प्रकरण को ही माना, जहाँ नायक मनुष्य होता है। नायक पर विचार करते हुए प्रसंगवश नाट्य शास्त्र के अनुसार मनुष्य ही धीरोदात्त हो सकता है, जबकि देवा धीरोदात्त एवं क्योंकि देवों में फलागम के लिए उतावली होती है, तो धीरोदात्त की भांति धीर भाव से प्रत्याशा में वे नहीं उलझते। इस प्रकार द्विवेदी जी कला सृजन में मनुष्य की महिमा का सबल विवेक भरत मुनि से प्राप्त करते हैं। सौंदर्य को मनुष्य लालित मानने का दूसरा स्रोत है तांडव और लास्य का अंतर। पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रस भाव विवर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव समन्वित नृत्य। द्विवेदी जी से संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव जहाँ मानव पूर्ण तत्वों का स्वतः स्फूर्त विकास है, वहाँ लास्य मानवीय प्रयासों का ललित रूप। अंत में आगमों में वर्णित विश्वव्यापी सृजनात्मक शक्ति ललिता के प्रभा मंडल से मंडित करते हुए वे मनुष्य निर्मित सौंदर्य तत्व को लालित्य की संज्ञा देते हैं। किंतु कुल मिलाकर समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित ही है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य, बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। द्विवेदी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि यह बंधन के विरुद्ध विद्रोह है और बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास है। नृत्य के संदर्भ में इसी बात को जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजेच्छा कहा गया है, आकस्मिक नहीं है। द्विवेदी जी ने अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध विद्रोह को व्यक्त करने वाली सबसे जीवंत कला हो, किंतु अन्य कलाएं भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती हैं। यह भी द्विवेदी जी ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं, बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है, जो शास्त्र समर्थित न होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि की परिचायक है। परीक्षा में प्रश्न दोबारा पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं, बल्कि बंधनों के प्रति विद्रोह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार सौंदर्य की सृष्टि क्या है? विलास मात्र नहीं है, बल्कि बंधनों के प्रति विद्रोह है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र यह है कि सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की शिक्षा का परिणाम। उल्लेखनीय है कि लालित्य मीमांसा के प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार शिक्षा पर ही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर सबसे अधिक बल देना चाहते थे। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्रायश्चय तथा शाक्त दर्शन की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का सहारा लिया गया है, किंतु अंततः इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच से मनुष्य की वह सृजनात्मक शक्ति ही प्रकाशित होती है, जो सौंदर्य कला और संस्कृति के मूल में है। इसी सृजनशीलता के संदर्भ में उन्होंने उन रूढ़ियों की भूमिका पर भी विचार किया, जो कलाकार के लिए सब समय बाधक ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी साधक या सहायक भी
हो सकते हैं। अंत में द्विवेदी एक ऐसे समग्र भाव के रूप में सौंदर्य की स्थापना करते हैं जो धर्माचरण, नैतिकता आदि सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छापकर, सबको अभिभूत करके, सबको अंतर्ग्रंथित करके समग्र भाव का प्रभाव प्रकाश करता है। उन्हीं के शब्दों में, भाषा में, मिथिक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चलते हैं। मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण रह गई, पर संकल्प सार्थक है। जनता का अंतःस्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित्य मीमांसा के सूत्रों को देखें तो संकेत स्पष्ट है कि जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। तो देखिए, संस्कृति से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, सौंदर्य से संबंधित हो सकता है, इस बार पूछ लें। और यह निबंध यहाँ पे पूरा हो जाता है। 3 भागों में इस निबंध को हमने पढ़ा है। इसके तीनों भाग आप पढ़िए, एक बार में समझ में हो सकता है नहीं आए शुक्ल जी के और इनके निबंध नामवर सिंह जी के, क्योंकि प्रमुखतः ये आलोचक हैं तो इनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा विकसित है। लेकिन बार बार पढ़ने पर, ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार पढ़ने पर आप इतना तो से समझ ही लेंगे कि आप इन निबंधों को अच्छे से समझ पाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो क्या करना है आप सभी लोग जानते हैं, इसको मैं बार बार नहीं कहूँगी। जो भी लोग YouTube मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के अवश्य मुझे बताएं। और आप सभी नए सब्सक्राइबर्स का चैनल पे स्वागत है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं और साथ ही ये वीडियो देख रहे हैं तो रेड कलर से सब्सक्राइब बटन जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा अब लगभग प्लेलिस्ट में आपकी सभी कहानियाँ और निबंध पूरे होने वाले हैं। निबंध 1-2 बचे होंगे, वो भी अभी जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।